हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम पढ़ने जा रहे हैं माइटोसिस। इससे पहले हमने इंटरफेस को डिस्कस किया था, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू सेल साइकिल हमने किया था। इंटरफेस आई होप सबको याद होगा। हमारे पास इंटरफेस के अंदर G1 फेज़ था, S फेज़ था, G2 फेज़ था। G1 फेज़ के अंदर हमारे पास क्या हो रहा था, ऑर्गेनल्स रेप्लिकेट होते हैं। G1 फेज़ में सेल की साइज़ थोड़ी सी बढ़ती है, बाकी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो है वो G1 फेज़ में हो रही होती हैं। बात करते हैं S फेज़ की, तो यहाँ पे हमारे पास क्रोमोसोम जो है उसकी एक सिस्टर क्रोमैटिड बनती है, यानी कि डीएनए रेप्लिकेशन होती है, और एक ऑर्गेनल होता है सेंट्रोसोम, जिससे स्पिंडल फाइबर्स निकलते हैं आगे जाके, वो भी रेप्लिकेट होता है। G2 फेज़ में हमारे पास यहाँ पे डबल चेकिंग होती है कि कोई एरर तो नहीं आ गया डीएनए रेप्लिकेशन के दौरान। और यहाँ पर हमारे पास G2 फेज़ में एक और चीज़ हो रही थी, स्पिंडल फाइबर्स भी बनते हैं, ठीक है। उसके बाद आता है हमारे पास माइटोसिस, यानी कि एम फेज़। एम फेज़ में फिर हमारे पास या तो माइटोसिस होगा या तो मियोसिस होगा, ठीक है। तो वही आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि माइटोसिस और मियोसिस क्या डिफरेंस है और कैसी चीज़ें होती हैं। बात करें अगर हम लोग माइटोसिस की, माइटोसिस हमेशा तब होता है जब आपको क्रोमोसोम नंबर सेम रखना है। जैसे फॉर एग्जांपल पेरेंट सेल के अंदर 23 पेयर्स हैं, तो जो डॉटर सेल्स बनेंगे वहाँ पे भी 23 पेयर्स होंगे। पहली बात, क्रोमोसोम नंबर सेम रहता है। दूसरी बात क्या कि हमारे पास माइटोसिस के अंदर 2 डॉटर सेल्स बनता है, ठीक है, ठीक है। 2 डॉटर सेल्स बनते हैं माइटोसिस में। उसके बाद सेल की ग्रोथ जो है उसके लिए माइटोसिस होता है। अब यहाँ पे स्टॉप क्यों लिखा हुआ है मैं बता देती हूँ। देखें, हमारे पास जब माइटोसिस के दौरान सेल की ग्रोथ स्टॉप हो जाती है, समझ आ गया। लेकिन एक्चुअली में जो हम लोग ग्रोथ की बात करते हैं, तो ग्रोथ में माइटोसिस होता है या मियोसिस होता है? तो ग्रोथ में माइटोसिस होता है, ठीक है। अगर सेल की ग्रोथ करवानी है आपने, उसके लिए माइटोसिस होगा। अगर कोई इंजरी हो गई है तो न्यू सेल्स प्रोड्यूस करने के लिए भी माइटोसिस होगा। माइटोसिस के एक टाइप का कैरियोकाइनेसिस है, ठीक है। ये आपने बात याद रखनी है। एम फेज़ जो है आपके पास, एम फेज़, वो कैरियोकाइनेसिस होता है, चाहे वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो। आफ्टर कैरियोकाइनेसिस हमारे पास साइटोकाइनेसिस इज़ अनदर स्टेप, ठीक है। दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू एम फेज़। माइटोसिस के अंदर साइटोप्लाज्म का डिवीज़न नहीं होता। साइटोप्लाज्म का डिवीज़न यानी कि साइटोकाइनेसिस इज़ अनदर स्टेप, या फिर इज़ नॉट रिलेटेड टू द एम फेज़। तो अब पढ़ते हैं माइटोसिस में क्या होता है। माइटोसिस के 4 फेजेस होते हैं, 4 स्टेजेस होता है, जिसमें से पहला होता है प्रोफेज, फिर मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज। सबसे पहले, अच्छा, माइटोसिस हमारे पास सारे के सारे सोमैटिक सेल्स में होता है, यानी कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम्स के अंदर माइटोसिस होता है, नॉन सेक्स सेल्स के अंदर। रिप्रोडक्टिव सेल्स के अलावा जितने भी सेल्स होते हैं उन्हें सोमैटिक सेल्स बोला जाता है। अगर बात करें माइटोसिस के पहले फेज़ की, जिसको प्रोफेज बोला जाता है, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जो ये क्रोमैटिड है, यहाँ पे इस तरीके से थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो जब माइटोसिस होने वाला होता है अर्ली प्रोफेज के दौरान, तो ये मैं बात कर रही हूँ इंटरफेज़ की, ठीक है। ये इंटरफेज़ आपको गिवन है, यहाँ पे माइटोसिस अभी तक शुरू नहीं हुआ, ठीक है। प्रायर टू माइटोसिस का मतलब क्या, माइटोसिस से पहले हर क्रोमोसोम अपनी एग्जैक्ट डुप्लिकेट कॉपी बना लेता है, जो कि एस फेज़ में हो रहा था, और क्रोमोसोम जो है वो थिक हो जाता है, यानी कि क्रोमैटिड अब नहीं रहे, अब वही क्रोमैटिड थिक होकर क्रोमोसोम बना लेता है। अभी माइटोसिस हमारा शुरू होता है प्रोफेज से। प्रोफेज को हमने फिर डिवाइड कर दिया 2 के अंदर, एक शुरुआती प्रोफेज और एक आखिर वाला प्रोफेज, एक अर्ली प्रोफेज और एक लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज के अंदर क्या होता है कि हमारे पास जो सेंट्रियोल्स होते हैं, जो हमने डुप्लीकेट करवाए थे, सेंट्रोसोम के अंदर इस तरीके से 2 सिलेंडर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं, जिनको ये आप देख रहे हो इस तरीके से, इनको सेंट्रियोल्स बोला जाता है, ये इसको सेंट्रोसोम बोला जाता है। एस फेज़ में सेंट्रोसोम क्या हुआ था, डुप्लीकेट हुआ था, लेकिन यहाँ पे अर्ली प्रोफेज के अंदर ये जो सेंट्रियोल्स हैं हमारे पास, ये मूव करते हैं सेल के ऑपोजिट पोल तक, ठीक है। और इनमें हमारे पास स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन तो हो गई थी G2 फेज़ के अंदर। यहाँ पर क्या होता है कि स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो भी ऑपोजिट पोल की तरफ मूव करते हैं। जो न्यूक्लियर अर्ली प्रोफेज के अंदर जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपको दिख रही है यहाँ पे, ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी डिसइंटीग्रेट, यानी कि
ख़त्म होना, टूटना शुरू हो जाती है, ठीक है। और लेट प्रोफेज आते आते ये मेम्ब्रेन जो है कम्प्लीटली डिसअपियर हो जाती है। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और न्यूक्लियोलस, ये दोनों चीज़ें आपके पास डिसअपियर हो जाती हैं। सेंट्रियोल्स अपने पोल तक आ जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो प्रोसेस में आपने क्या चीज़ याद रखनी है? पहली बात, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होती है, न्यूक्लियोलस डिसअपियर होता है। जो सेंट्रोमेयर है आपके पास, वो सेंट्रोमेयर सेंट्रियोल्स है आपके पास, या सेंट्रोजोम बोल लो या सेंट्रियोल। जो सेंट्रियोल है आपके पास वो ऑपोजिट पोल तक मूव कर जाते हैं, स्पिंडल फाइबर्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये 4 पॉइंट्स मैंने अभी बताए। नहीं समझ आया आप उसे रिपीट करके सुन लो, ये 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ये होते हैं प्रोफेज के अंदर, ठीक है। फिर आता है हमारे पास मेटाफेज, बड़ा आसान सा फेज़ है। मेटाफेज के अंदर क्या होता है, क्रोमोसोम्स जो है वो माइटोटिक, ये जो बीच वाली आपको प्लेट दिख रही है एक्चुअली कोई प्लेट नहीं है, जस्ट एक इमेजनरी प्लेट है। तो सेंटर के अंदर इस तरीके से हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन की तरह आपको दिख रही है एक क्रोमोसोम, इस तरीके से अरेंज हो गया, इसको बोलते हैं माइटोटिक प्लेट। यानी कि क्रोमोसोम्स माइटोटिक प्लेट के ऊपर अरेंज हो जाते हैं मेटाफेज के अंदर, और ये जो स्पिंडल फाइबर्स हैं इनके साथ अटैच हो जाते हैं, ठीक है। स्पिंडल फाइबर्स अटैच हो गए। उसके बाद आता है एनाफेज। एनाफेज में क्या होता है कि जो क्रोमैटिड्स है हमारे पास, ये 23 पेयर का मतलब क्या है, 46 क्रोमोसोम्स। ये 46 क्रोमोसोम्स माइटोटिक प्लेट में आ जाते हैं मेटाफेज में। एनाफेज के अंदर क्या होता है कि ये क्रोमैटिड्स जो है हमारे पास ये अलग हो जाते हैं, ठीक है। जो सेंट्रोमेयर है अपने पास, सेंट्रोमेयर बताया था क्या होता है, ये सेंट्रोमेयर है। सेंट्रोमेयर आप देख रहे हो, ये सेंट्रोमेयर अलग हो जाता है, और ये हमारे पास जो 46 यहाँ पे पेयर्स थे वो अलग हो जाता है। जब 46 पेयर अलग हो जाते हैं इस तरीके से, तो बताइए एक साइड पे कितने क्रोमोसोम आए, यहाँ पे भी 46 और यहाँ पर भी 46 क्रोमोसोम्स आते हैं। समझ रहे हैं किस तरीके से हमारे पास एनाफेज के अंदर क्रोमोसोम्स जो है वो हैफ हो रहे हैं। क्रोमोसोम तो हैफ हो रहा है, लेकिन क्रोमैटिड में तब्दील हो रहा है, और क्रोमैटिड के पास अपना सेंट्रोमेयर होता है, यानी कि एक क्रोमैटिड एक क्रोमोसोम ही होता है। तो एनाफेज के अंदर जो 46 पेयर ऑफ क्रोमोसोम 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स थे, या फिर आप बोल सकते हो 46 टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स थे, वो अलग हो जाता है। 46 एक साइड पे और 46 दूसरी साइड पे, ठीक है। उसके बाद एनाफेज के एंड के अंदर क्या होता है कि आपकी जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसके अंदर थोड़ी सी कॉन्स्ट्रिक्शन आना शुरू हो जाती है। अब देख रहे हो यहाँ पे ये एनाफेज के अंदर ये क्रोमोसोम्स जो है वो अपने पोल तक रीच हो जाता है, अपने पोल तक, ऑपोजिट पोल तक चले जाते हैं। 23 पेयर्स एक साइड पे, 23 पेयर्स एक साइड पे, और सेल मेम्ब्रेन जो है वो बीच में से पिंच यानी कि थोड़ा सा पंक्चर होना शुरू हो जाती है। फिर हमारे पास आता है टीलोफेज। टीलोफेज के अंदर क्या होता है कि सेल मेम्ब्रेन हमारे पास ऑलमोस्ट पूरी की पूरी पूरी तो नहीं होती, कम्प्लीटली नहीं होती, लेकिन ऑलमोस्ट इस तरीके से पिंच हो जाती है, कॉन्स्ट्रिक्शन बन जाती है आपकी टीलोफेज में। और जो हमने क्रोमोसोम्स बनाए थे 23 पेयर्स एक साइड पे, 23 पेयर्स उनके अराउंड क्या होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आना शुरू हो जाती है और न्यूक्लियोलस फॉर्मेशन हो जाती है। फिर ये हो गया माइटोसिस। माइटोसिस का मतलब क्या है, कैरियोकाइनेसिस, न्यूक्लियस का अलग होना, न्यूक्लियस बना दी हमने 2। अब आता है काइनेसिस, जो कि माइटोसिस का पार्ट नहीं है, ठीक है। माइटोसिस कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, जो पेरेंट सेल है, ये पेरेंट सेल है, पेरेंट सेल 2 सेल्स के अंदर डिवाइड होता है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म का डिवीजन, यानी कि साइटोकाइनेसिस, जो कि जो कि माइटोसिस का पार्ट नहीं होता,